प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक के भाग्य का फैसला होने वाला है। 17 साल पुराना ये मामला और कानूनी पेचीदगियों में उलझते हुए अब जाकर फैसले के दिन तक पहुंचा है। आपको जानकर हैरत होगी कि अतीक अहमद पिछले 44 साल से अपराध की दुनिया में है, लेकिन पहली बार, जी हां पहली बार किसी मामले में आज उस पर फैसला आना है, सजा का ऐलान होना है। साल 2006 के उमेश पाल अपहरण किडनैपिंग मामले में आज अतीक के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा और सभी की निगाहें कोर्ट पर मौजूद हैं कि कोर्ट में आज क्या होता है, क्या फैसला आता है और जो सजा का ऐलान होता है वो क्या होता है। समीर, बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा गैंगस्टर जो माफिया बना और उसके बाद पॉलिटिशियन बना, 5 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार ये विधायक रहा और फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर देश की संसद में भी पहुंचा। आज उसके भाग्य का फैसला होना है। गैंगस्टर अतीक अहमद पर आज आएगा सबसे बड़ा फैसला। उमेश पाल अपहरण मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी। पहली बार अतीक को किसी मामले में सुनाया जा रहा है फैसला। जी हां, आपको जानकर यह हैरत होगी, 44 साल का क्राइम इतिहास, क्राइम कुंडली इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन अभी तक किसी मामले में कन्विक्शन नहीं हुआ है इस माफिया का। और अब जाकर यह उम्मीद जगी है कि इस मामले में कन्विक्शन होगा और माफिया अतीक अहमद को अदालत सजा सुनाएगी। इसलिए भी आज बड़ा दिन है। और बड़ी खबर, जज दिनेश शुक्ला अतीक पर अपना फैसला सुनाएंगे। माफिया अतीक को दोषी या रिहा करने पर आज फैसला आने वाला है। दोषी दिए जाने पर अतीक की सजा का आज ही ऐलान संभव है। अतीक के वकील और यूपी सरकार के वकील सजा पर बहस करेंगे और यह भी तय होगा कि क्या वो दोषी है या नहीं, और अगर दोषी साबित होता है तो सजा पर आज ऐलान संभव है। और एमपी एमएलए कोर्ट में आज सिर्फ अतीक मामले की सुनवाई। आज ही फैसला सुनाने के लिए कोर्ट के अधिकारी ने पत्र लिखा। अधिवक्ता संघ के मंत्री को कोर्ट के अधिकारी ने यह पत्र लिखा है और आज ही उमेश पाल अपहरण केस में फैसला सुनाने की अपील की है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का और सबको इंतजार है कि न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है और हमारी पूरी टीम इस वक्त प्रयागराज में भी मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। लगातार सुबह से हम तैयारियों की तो अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हियरिंग शुरू होगी और जैसे इस मामले पर जजमेंट सुनाया जाएगा, हर एक अपडेट आपको टीवी 9 सबसे पहले आपके सामने रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला आने से पहले ही अतीक अहमद के वकील ने यह कह दिया है कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यानी कि उनको भी ये लग रहा है कि कोई राहत उनको इस अदालत से तो कम से कम मिलने वाली नहीं है, तो वो तैयारी भी वो कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आज टीवी 9 से बात करते हुए जो सरकारी वकील है, उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह के प्रमाण रखे हैं, जिस तरह के तर्क कोर्ट के सामने रखे हैं, सबूत रखे हैं, बिल्कुल तय है कि अधिकतम सजा होगी इस मामले में। बिल्कुल, तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो से एक एक हलचल से जुड़ी एक एक खबर आपके सामने होगी। दरअसल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद फैसले की ये घड़ी आई है। सालों से इसका इंतजार हो रहा था। 17 मार्च को सुनवाई पूरी हुई, फैसला जज साहब ने सुरक्षित रख लिया। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था। जी हां, याद कीजिए 2005 में राजू पाल हत्याकांड सामने आया था और मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया था 2006 में। उमेश पाल को अगवा कर अपने पक्ष में बयान दिलवाया गया। जी हां, 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज होता है। कब? जब सरकार बदल जाती है, मायावती की सरकार आई, तब जाकर यह मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब जाकर जजमेंट डे आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन अपने आप में कितना बड़ा है। एमपी एमएलए के कोर्ट के जो जज साहब हैं वो थोड़ी देर में फैसला सुनाएंगे और एक एक अपडेट आपके सामने होगी टीवी 9 भारतवर्ष पर। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है और आप स्टूडियो में देख सकते हैं, अदालत भी
लग चुकी है, अदालत भी पूरी तरह से सेट हो चुकी है। आप आज जो घोषणा की जाएगी कोर्ट की तरफ से वो अहम होगी। और आप देख सकते हैं स्टूडियो में हमारे साथ बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। हमारे साथ पंकज झा जुड़ गए हैं। कोर्ट में कुछ देर में पेश किया जाएगा अतीक अहमद और उसके भाई को आज सजा का ऐलान होना है। एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का जुड़ा है। सबसे पहले विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कल आपने देखा होगा विवेक अशरफ के काफिले के साथ थे। अशरफ और अतीक दोनों माफिया पहुंच चुके थे इलाहाबाद जेल में, प्रयागराज जेल में, नैनी जेल में। और उसके बाद आज बड़ा दिन है, खबर बड़ी है। विवेक, ओवर टू यू। और विवेक इस वक्त उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं। विवेक, जिस तरह से बात की जाए तो उमेश पाल किडनैपिंग मामले में आज बड़ा दिन है और इस वक्त उमेश पाल जी की पत्नी जयापाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधे बातचीत करते हैं। जयापाल जी, एक बड़ा दिन है, उमेश पाल जी नहीं रहे लेकिन उनकी किडनैपिंग के मामले में आज फैसले का दिन है। किस तरह से देख रही हैं और क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे जो सज़ा दिलाना है या सज़ा न्यायमूर्ति जी दे रहे हैं, तो मैं यही सिर्फ मांग करूँगी कि उन्हें फांसी की ही सज़ा सुनाई जाए। फांसी के अलावा अगर उन्हें आजीवन कारावास देने का होगा तो कारावास ना दे कर के उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि अगर वो फांसी की सज़ा सुनाते हैं तो उनका अंत होगा, उनका साम्राज्य ख़त्म होगा। और अगर उन्हें जेल भेजा गया तो वो कल को फिर से यही आतंक किसी के साथ भी कर सकते हैं। शायद हो सकता है अगला टारगेट मैं ही बन जाऊं। जिस तरह से देखा गया था कि उमेश पाल जी ने लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद इंतजार कर रहे थे कि कब उनके किडनैपिंग के मामले में फैसला आएगा, लेकिन वो नहीं रहे। तो अब वो एक तरह से पूरी तरह से आपकी लड़ाई बन चुकी है। तो अब जिस तरह से अगर वो उमेश पाल जी होते तो किस तरह से देखते और किस तरह से अब इस टाइम पे आपके जहन में चल रहा है? फ़िलहाल तो वो अब नहीं है। मैं आप सब के माध्यम से, आप लोग मेरी आवाज़ बने, आप भाई बंधु मेरे, मैं आपके माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगी कि जो है इस आदमी को छोड़ा ना जाए, इसे फांसी की सज़ा ज़रूर सुनाई जाए। नहीं तो ये किसी को पनपने नहीं देगा, किसी को बढ़ने नहीं देगा, ये आतंक फैलाता रहेगा। उमेश पाल जी की हत्या के मामले में जो आरोपी हैं अभी फरार चल रहे हैं, अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई तो करी लेकिन अभी वो गिरफ्त से बाहर हैं जो आरोपी हैं, तो आप क्या चाह रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभी तक किया है, मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से लॉज मकान और कईयों डॉक्टरों को हैरेसमेंट कर करके उसमें जो है उन्होंने रंगदारी मांगी, ये चीज़ें उन्हें सब पता है, तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इसको एक एक चीज़ की पाई के लिए भरपाई देनी पड़े। अच्छा है उसका साम्राज्य ख़त्म हो। मैं चाह रही हूँ कि उसे फांसी की सज़ा ही सुनाई जाए, और अगर ये बचता भी है तो इसे शासन ज़रूर इसको ख़त्म करे। मैं इनसे मांग कर रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें छोड़िएगा नहीं। कहा जा रहा था कि आपको काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जब आपसे पहले हमारी TV9 भारतवर्ष की टीम ने बात करी तो तब बता रहे थे कि डर लग रहा है। क्या अभी भी डर लगता है आपको? अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं? बिल्कुल भैया, खौफ के साए में ही जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो आज क्या मेरा आदमी मेरे बगल में बैठा होता, शायद आज मेरी जगह पे वो बैठे होते। आज उनका खौफ ही तो है कि जो मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं यही मांग बार बार आप लोगों के द्वारा करवाऊंगी कि उन्हें फांसी की ही सज़ा सुनाई जाए। मैं न्यायमूर्ति से बार बार अपील करूंगी, हाथ जोड़ के उनको बार बार उससे ये कहूँगी कि वो उसको छोड़े ना, और अगर छोड़ दिए तो फिर वो हम लोग भी नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। बच्चों को क्या बताया जानकारी के बारे में, दुखद हादसा जो हुआ आप लोगों के साथ? क्योंकि आपने पहले बताया था कि बच्चों को नहीं बताया, वो अक्सर पिता को पूछते हैं कि कहाँ हैं पिताजी। मेरे बड़े बच्चे 2 हैं, बड़े बच्चे हैं, 2 छोटे हैं। 2 जो छोटे थे वो पापा के बगल में ही सोते थे। आज रात में, आज जब से वो नहीं है, वो रात भर रोते हैं और पापा को याद करके बोलते हैं कि मम्मी पापा कब आएंगे। मैं यही सिर्फ उनको समझा सकती हूँ कि भैया पापा। तो देखिए, फांसी की सजा की डिमांड की है उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए।
और इस तस्वीर पर जरा गौर कीजिए, ये तस्वीर देखिए, थोड़ी देर में इसी तरह से अदालत में मौजूद होगा अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद इसी तरह से कटघरे में मौजूद होगा और जज साहब फैसला सुनाना शुरू करेंगे। इस फैसले का इंतजार न सिर्फ इस मामले में पीड़ित पक्ष कर रहा है बल्कि पूरा देश कर रहा है, क्योंकि यह घड़ी अरसे बाद आई है, दशकों बाद आई है। आपने देखा होगा लंबी क्राइम कुंडली है अतीक अहमद की, लेकिन जिस अंदाज में अतीक अहमद अब तक कानून से बचता आया है वो हम सब जानते हैं। किस तरह से उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ इतने सालों में, और जिसने गवाही दी उसने अंजाम भुगता, ये भी हम जानते हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, क्या यह सवाल बार बार आज आपके जहन में भी आता है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? इतने सालों तक यह अपराधी कानून के फंदे से बचा कैसे रहा? निसंदेह ये सवाल तो उठेगा ही। हमारी कानून व्यवस्था में ऐसा शातिर अपराधी, एक मिसाल है शहाबुद्दीन बिहार की, जिसको वहां के तत्कालीन डीजीपी अभयानंद जी ने न सिर्फ मुकदमा लिखवाया और सजा कराई और उसका पॉलिटिकल करियर खत्म किया। और ये भी केस जब लिखा था, जब मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक था, तब ये अपराध पंजीकृत हुआ, पूरी पैरोकारी की गई, लेकिन बाद में जो फॉलो अप होना चाहिए था, जो इसके साम्राज्य को तहस नहस करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। गवाहों को सुरक्षा नहीं मिली। परिणाम सबके सामने है कि एन केन प्रकारेण अतीक ने उन सबको अपने रास्ते से हटाया। और आज जो आपके सामने जो देवी जी ने अपना वक्तव्य दिया था, उससे ये स्पष्ट हो जाता कितने भयाक्रांत सब लोग अतीक से आज भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज न्याय होगा। और वो खौफ विक्रम सिंह जी अतीक में भी देखने को मिला जब उसे साबरमती जेल से प्रयागराज के नैनी जेल ले जाया जा रहा था, तो वो खौफ दोनों भाइयों में देखने को मिला। लेकिन जिसने ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी वो उमेश पाल, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने बदस्तूर 17 साल तक पैरवी की इस पूरे मामले पर। और अब ये ऐसा पड़ाव जो कि फैसले की घड़ी है। हमारे साथ एडवोकेट मुरारी तिवारी जी भी मौजूद हैं। मुरारी तिवारी जी, ये 364A के तहत जो सर्वाधिक सजा है या तो मृत्युदंड या फांसी, तो आपको क्या लगता है कि आज, क्योंकि जो गुनाहों की फेहरिस्त है अतीक की वो बहुत लंबी है और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, उनके परिवार ने, उमेश पाल के परिवार ने कहा है फांसी दी जानी चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर हो जाए, क्योंकि अगर ये जेल गया तो हमें मरवा देगा। देखिए, इसमें उम्र कैद का भी प्रोविज़न है और ये कोर्ट को देखना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में आता है कि नहीं। जब भी फांसी की सज़ा होती है तो उसमें सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं कि क्या ये घटना इतनी जघन्य थी कि इसमें उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अदरवाइज दोनों प्रोविज़न है इसमें, उम्र कैद का भी है और फांसी का भी है। अब ये देखना है कि कोर्ट क्या कंसीडर करती है, उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्योंकि आज के सर्कमस्टांसेस देख करके उमेश पाल का मर्डर भी हो गया, तो आज तो ऐसा ही लगता है कि ये फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त क्या स्थिति थी, कोर्ट के सामने क्या एविडेंसेस थे, अतीक अहमद का क्या रोल था उसमें, क्या कंट्रीब्यूशन था इसका, प्रोफाइल है, किडनैपिंग करने में, ये ज्यादा देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाई गई। अतीक के मामले में फैसला सुनाएंगे जज दिनेश चंद्र शुक्ल, तो जज की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। और ये सब कुछ बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है 42-43 साल का क्रिमिनल बैकग्राउंड, इसको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही है। पंकज झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। पंकज, जज की भी सुरक्षा बढ़ाई गई, मतलब इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी सिक्योरिटी तो की जा रही है, जज साहब की भी सुरक्षा बढ़ाई गई, बड़ा अपडेट आ रहा है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं पहले तो थोड़ी सी हलचल दिखाता हूं कोर्ट के आसपास किस तरीके की सुरक्षा का घेरा है। और ये गेट नंबर 1 है, यहीं से कुछ देर पहले जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं दिनेश चंद्र शुक्ल, वो अंदर गए हैं। और जो मेरी बात हुई है यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि उनको एक एस्कॉर्ट पार्टी दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोर्ट का फैसला जाने वाला है, वो फैसला सुनाएंगे। आपने कुछ देर पहले जया पाल, उमेश पाल की विधवा को सुना कि किस तरीके से उनको अभी भी डर है। और यही बात कुछ देर पहले आपने सरकारी वकील सुशील वैश्य को भी कहते हुए सुना है कि वो प्रयास करेंगे कि 364 में बताएंगे कि अगर उसे आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा मिले, क्योंकि जेल के अंदर रहकर भी वो किस तरीके से वारदात को अंजाम देता रहा। और ये देखिए कोर्ट के बाहर की सुरक्षा रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के कुछ देर पहले, ठीक है, पिछला हिस्सा दिखाते हैं आपको, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। जज साहब की भी सुरक्षा आज बढ़ाई गई है, जज साहब की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हलचल बहुत तेज है और जल्दी से आपको बता देते हैं ये जो अतीक ब्रदर्स, यानी ये जो अहमद ब्रदर्स हैं, इन पर क्या कुछ सजा
हो सकती है और किन धाराओं में दरअसल केस दर्ज हुआ था और इन धाराओं में सजा क्या हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। धारा 147, देखिए सबसे पहले आपको बता दें, धारा 147 इसमें उपद्रव करना शामिल है, जिसमें सजा 2 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा धारा 148 हथियारों के साथ उपद्रव करना, जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है। धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा में क्राइम करना, वहां पर अपराध करना, जिसकी सजा अपराध के अनुसार सजा इसकी मुमकिन है। इसके अलावा धारा 364A, जिसके बारे में अभी मुरारी सर कह रहे थे, उनके मुताबिक अपहरण करना, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सर्वाधिक सजा है फांसी या आजीवन कारावास, उम्र कैद। धारा 342 बंधक बनाना, इसके तहत यह जुर्म आता है, सजा जिसमें 1 साल तक हो सकती है। धारा 504 जानबूझकर अपमानित करना, जिसमें सजा 2 साल तक हो सकती है। धारा 506 आपराधिक धमकी, सजा 2 साल तक। धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश, सजा 2 साल या उससे ज्यादा। तो हमने आपको बताया किन धाराओं में केस दर्ज, और उसके बाद ये 17 साल लंबी लड़ाई, लगातार पैरवी के लिए उमेश पाल जाते रहे इतने सालों तक, लेकिन पिछले एक महीने पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस मामले में इल्जाम भी अतीक और उसके भाई पर लगाए। जल्दी से कुमार कुंदन का रुख करेंगे। कुमार, कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा अतीक को? मुताबिक 11 बजे के आसपास उसे कोर्ट में पेश करना था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि अगर मैं इस वक्त नैनी जेल के सामने खड़ा हूं और तैयारियों की बात करें तो वज्रवाहन से लेकर इम्प्रिजन वैन वगैरह सब कुछ आ चुके हैं और भारी संख्या में पुलिस वालों का तांता यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि उसको स्कॉट करके उसको, अशरफ को और बाकी के जो कैदी हैं उसको लेके अदालत परिसर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो जानकारी मिल रही है वो 11 बजे की नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास संभव है कि सुनवाई हो सकती है और उस हिसाब से इसको यहाँ से मूवमेंट की तैयारी है। तो अभी की अगर बात करें तो ऑलरेडी तकरीबन 10:30 होने को आ रहे हैं। 11 बजे की अगर निश्चित रूप से सुनवाई होती तो अब तक उसको यहाँ से लेके जाया जा चुका होता, क्योंकि यहाँ से कचहरी तक जाने में भी तकरीबन 25 मिनट तो वक्त लगता ही लगता है। दूसरी बात, पुलिस की परेशानी ये भी है कि अतीक के चाहने वाले हैं तो अतीक के दुश्मन भी हैं। ऐसे में दोनों से उनको कैसे बचाना है, इसको ध्यान में रखना है और अदालत परिसर तक उसे सुरक्षित ले जाना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जितना कम समय हो, ट्रैवल टाइम लगे और वहाँ भी टाइम लगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यही वजह है कि लास्ट मोमेंट पे उसके मूवमेंट की तैयारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से संभव है कि 12:30 के आसपास उसकी पेशी हो, उसके लिए थोड़ी देरी हो रही है। निधि, बिल्कुल, और हमारी नजर बनी हुई है, लगातार इस मामले से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगभग जो समय बताया जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अतीक की पेशी में थोड़ी देरी की संभावना है। अभी तक नैनी जेल से नहीं निकला है अतीक अहमद और अतीक की पेशी में देरी होने की संभावना है। विनय रघुवंशी प्रयागराज से हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे। विनय, क्यों लेट हो रहा है, कब तक निकलने की संभावना है और कब तक पेश किया जा सकता है? देखिए, अतीक अहमद को जो लाने का कल जो टाइम जो निर्धारित किया गया था वो लगभग 11 बजे के आसपास का था, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट की जो तैयारियां हैं, तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है, उसको ध्यान में रखते हुए ये टाइम जो है थोड़ा सा और बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। तकरीबन 12 और 12:30 बजे के आसपास जो है नैनी सेंट्रल जेल से माफिया अतीक अहमद और उसका भाई दोनों सुरक्षा घेरों के साथ कहते निकलेंगे कचहरी के लिए, जहां पे सीजेएम कोर्ट में आज इन दोनों को पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी देखा जा रहा है पुख्ता इंतजाम, और इसके साथ ही साथ जितने आला अफसर हैं, जो मेन पॉइंट जो चौराहों पर बनाए गए हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये माफिया अतीक अहमद का प्रयागराज गढ़ है। ऐसे में उसके दुश्मन और उसके चाहने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एक तरीके से पहले रिहर्सल कर रहा है कि जिन रास्तों से लेकर बिल्कुल आप नजर बनाए रखे। जैसा कि अब जानकारी आ रही है कि अभी तक नहीं निकला है नैनी जेल से, तो देरी भी हो सकती है। हमारे साथ हमारे अपर स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए, राखी दुबे जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। राखी जी, जो बेसिक सवाल है यहाँ पर इस पूरे मामले में, जो मेरिट के आधार पर जो पनिशमेंट जो भी आज होनी है, क्योंकि वकील दावा कर रहे हैं सरकार की मैक्सिमम होगा पनिशमेंट, आप कैसे देखती है, क्या ये मैक्सिमम पनिशमेंट होगा जो कि उम्र कैद तक का भी प्रावधान है? देखिए, इसमें आप अगर देखिए तो ट्रायल जो चला है वो 364A में चला है, जिसमें डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट है। तो अगर साक्ष्य ऐसे होंगे, एविडेंसेस ऐसे होंगे जो कि 364A में देखें तो उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। किसी को आपने इलीगली डिटेन कर लिया है,
उसको डराया है, धमकाया है और कहा, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उसकी जान को खतरा है और झूठा हलफनामा भी दिलवाया और उसके बाद फिर आपने उससे कहते फिरौती भी मांगी है। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तभी आपका कहते हैं इसमें पूरा बैकग्राउंड देखिए 180 केसेस हैं। ये इसमें लीनियंसी की अगर आप सोचिए तो लीनियंसी तो बिल्कुल भी नहीं देगी कोर्ट, बिकॉज इसमें लीनियंसी का केस ही नहीं है। अगर आप देखिए तो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स देखती है, जब अगर आप क्वांटम की बात करें तो उसमें प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स देखे जाते हैं और इनमें तो 100 से ज्यादा केसेस हैं, भले ही कॉन्विक्शन ना हो। सजा होने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। आएंगे वापस मैम आपके पास। और शारदा प्रसाद सर जो कि पूर्व आईपीएस है और असम के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ अपर स्टूडियो में मौजूद है। शारदा सर, शुरुआत से 44 साल का आपराधिक इतिहास, सैकड़ों मुकदमे, लेकिन आज तक किसी मामले में वो गुनहगार साबित नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि 44 साल में शायद पुलिस ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था? सरकार बदली, मिजाज बदला, अब वो हो रहा है जो शायद 40 साल में होना चाहिए था। तो एक अच्छा साइन और एक अच्छा सिग्नेचर की तरफ बढ़ रहा है, और आपको लगता है कि आज वो हो जाएगा जो 44 साल में नहीं हुआ? जी आप ठीक कह रहे हैं कि जो आगे नहीं हुआ है उसको आज करने की कोशिश की जाएगी, और अगर गवाहान के जो बयान हैं वो सही होंगे और जज साहब उनको सही पाएंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो फैसला उचित फैसला है वो होगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि गवाह जो है वो बहुत बार मुकर भी जाते हैं, और वो गवाह ऐसे भी करते हैं कि जो तथ्य उन्होंने देखे हैं उसको सही बयान नहीं करते हैं, तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाती है। क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है तो उसके गवाह का जो बयान है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए दिक्कत है। तो फिर भी फिर भी आज नजर तो है कोर्ट के ऊपर ही कि कोर्ट की तरफ से आखिरकार क्या इसमें फैसला सुनाया जाता है। और समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो खबर हम दे रहे थे कि जज साहब की भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, मतलब यह बात सबको पता है कि कितना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल का यह केस है। अदालत चाहे जो भी फैसला सुनाए, लेकिन यह इंडिकेशन तो दे रहा है कि भाई ये खुले में घूम नहीं सकते, ये खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है कि अब एक उम्मीद जगी है जिसका जिक्र विपिन और आप अभी कर रहे थे कि अब इस अपराधी के गुनाहों का हिसाब होगा, और आज उसका दिन है, आज जजमेंट डे है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, 12:30 बजे फैसला आ सकता है, ये उम्मीद जताई गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। थोड़ी देर में जज साहब अदालत में अपनी चेयर पर बैठेंगे, लेकिन हमारे स्टूडियो में इस वक्त जज साहब फॉर्मर जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं। जस्टिस खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले में 2006 का ये मामला अपहरण हुआ था, ज्यादा से ज्यादा सजा आपके हिसाब से इस तरह के केसेस में अदालत अमूमन देती क्या है? एमपी एमएलए कोर्ट से आज क्या उम्मीद की जाए? कि साधारण किडनैपिंग का केस नहीं है ये। ऐसा है कि पहली बात ये कि मामला प्रेजुडिस है, सब जुडिस है, इसलिए सब जुडिस होने में उसके बारे में कोई ओपिनियन करना तो बेकार है। हाँ, लेकिन बेयर फैक्ट जो उसका कानून है उसके बारे में बताते हैं कि अपहरण केसेस में जो बहुत सीवियर किस्म के हैं उसमें सेंटेंस डेथ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से रीजंस दिए जाएंगे। और ये कहना कि वो एक क्रिमिनल है और अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ किसी केस में वो क्रिमिनल है, उसके खिलाफ सबूत इंपॉर्टेंट हो। हाँ, सबूत जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और ये डिपेंड करता है। और क्रिमिनल लॉ बड़ा फ्लेक्सिबल है और उसका प्रीवियस कंडक्ट रेलिवेंट नहीं है जब तक कि वो खुद कहीं गिल्टी ना हो जाए। अगर वो गिल्टी होगा तब माना जाएगा, अदरवाइज उसके खिलाफ कुछ नहीं माना जाएगा। नहीं, और ये सर्वाधिक सजा जो है अगर गिल्टी होता है, अगर बोल देता है कोर्ट दोषी है, नहीं, सर्वाधिक सजा भी कोर्ट अपने हिसाब से और अपने फैक्ट सर्कमस्टांसेस और जो एविडेंस आई उसके हिसाब से तय करेगा। ठीक है, तो पहले से कहना कोई उचित नहीं होगा क्योंकि सब जुडिस मैटर है। और ठीक है, बिल्कुल जस्टिस खान, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इधर आए मेरे साथ जरा, और हम कटघरे की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हूबहू ऐसा ही सीन अदालत में भी नजर आने वाला है। आप आ जाएं इधर शंभू जी। अतीक अहमद इसी तरह से कटघरे में होगा और जज साहब फैसला सुनाएंगे अतीक अहमद के गुनाहों के हिसाब का। आज दिन है। आपको क्या लगता है शुक्ला जी, दशकों से जिस शख्स का, जिस अपराधी का हम नाम सुनते आए कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, और किसी भी मामले में अदालत में दोषी नहीं ठहराया जा सका क्योंकि गवाह या तो अपना बयान बदल देते थे डर कर, या फिर अगर गवाही देते थे तो उनका अंजाम बुरा होता था। यही वजह सबसे बड़ी मानते हैं आप भी? कई बातें हैं। देखिए, वो 5 बार विधायक रहा है, 1 बार सांसद रहा है, पुलिस भी उसको जब भी सजा देने के लिए कोशिश करती होगी। सर थोड़ा सा जी, तमाम तरह की बातें आती होंगी
क्योंकि पुलिस कितना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, कितना उसके खिलाफ सबूत जुटाए। राजनीतिक रूप से रसूख वाला था, बहुत सारे सबूत मिटा दिए जाते होंगे। बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ गवाहों का डर नहीं है, पुलिस भी कहना चाहिए काम अपनी बहुत। लेकिन शंभुनाथ जी, ये राजनीतिक मंशा भी नहीं है, इस पड़ाव तक आ गया है। जब ये केस हुआ था तब एसपी की सरकार थी, 2007 में फिर बीएसपी की सरकार हो गई, अब बीजेपी ने जो ये राजनीतिक मंशा दिखाई है, क्या इसका भी इम्पैक्ट नहीं है ये? लेकिन जो केस पहले दब चुका है, जो केस में पहले लीपापोती हो चुकी है, उसको फिर से उठाना, बहुत सारी चीजें अब एविडेंस नहीं मिलेंगे और सब कुछ निर्भर करता है कि एविडेंस क्या है और गवाह क्या कहते हैं। अदालत तो ऐसे ही चलेगी, है ना। तो अगर गवाह की बात पूरी नहीं हुई, जैसा कि जज साहब ने कहा, तो कैसे उसे बहुत फांसी सजा दी जा सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बदलती हुई सरकारों के साथ और इसके राजनीतिक रसूख को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव रहा, जिसकी वजह से आज ये केस जो है इतने सालों से अदालत की चौखटों पर घिसट रहा है। लेकिन अगर जो चीजें दबा दी गई हैं, बहुत सारे एविडेंस मिटा दिए गए होंगे, उनको ढूंढना, उनको फिर से फाइल में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ी खबर ले लेते हैं शंभू जी। बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए, उमेश पाल की मां ने कहा है। कल भी उनकी माताजी की तरफ से ये अपील की गई थी, या तो फांसी हो या फिर एनकाउंटर हो, क्योंकि अगर ये फिर जेल गया, अतीक अहमद अगर फिर जेल गया, तो वो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको माताजी का बयान सुनवाते उमेश पाल की। तो उमेश पाल की, जो कुछ देर पहले आपने उमेश पाल की पत्नी का बयान सुना, जया पाल का बयान सुना, अब हम आपको उमेश पाल की मां का बयान सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए उमेश पाल जी की माताजी मौजूद है, जिनके सुबह से ही आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माताजी, आज एक अहम दिन है, क्योंकि उमेश पाल जी जिस लंबी लड़ाई को लड़ रहे थे किडनैपिंग केस वाली को, उसमें फैसले का दिन है। क्या चाह रही हैं, क्या उम्मीद करती हैं आप? देखिए बेटा, 16 साल से मेरा बेटा ये अपहरण का केस लड़ रहा था और लड़ते लड़ते बिल्कुल अंतिम घड़ी आ गई, लेकिन वो फैसला के पहले मेरे बेटे का मर्डर कर दिया। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरे बेटे का अपहरण का मुकदमा था, पूरा हो जाने देता, लेकिन मेरे बेटे को मर्डर करा दिया। इसलिए अब मेरा यही कहना है कि उसको जो है तो फांसी की सज़ा होना चाहिए, ताकि उसको फांसी हो जाएगी तो मेरे बेटे को जो मर्डर कराया है उसकी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसलिए कि मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, ना कि गोली बम का। ये गोली बम की लड़ाई लड़ता है। मेरा बेटा उस समय वर्दी पे काले कोट पे था, मेरे 2 सुरक्षा मारे गए, इसने काली कोट खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया। तो इसके लिए आम आदमी नॉर्मल है, इसलिए इसका फांसी होना बहुत ज़रूरी है। इसकी फांसी हो जाती है तभी मेरे। तो उमेश पाल का परिवार लगातार ये अपील कर रहा है कोर्ट से और सरकार से कि ऐसे दुर्दांत माफिया और अपराधी को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जजमेंट डे के दिन कि अतीक अहमद और अशरफ को थोड़ी देर में नैनी जेल से निकाला जाएगा और कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा। तैयारियां पूरी हैं, पुलिस से लेकर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और मनाया जा रहा है कुछ क्षणों का वक्त और इसके बाद अतीक और अशरफ दोनों जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं उनको पेश किया जाएगा। पंकज झा लगातार प्रयागराज में बने हुए हैं और एक एक अपडेट पर पैनी निगाह रखते हुए हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समीर के पास कुछ और जानकारी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, यहां पर यह देखने वाली बात है कि आज इस केस में 3 आरोपियों को पेश किया जाना है। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद और एक तीसरा आरोपी है फरहान। तीनों को अलग अलग जेल वैन में कड़ी सुरक्षा में लेकर आया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन सबकी नजरें अतीक अहमद पर होंगी, अतीक की क्रिमिनल फैमिली पर। जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस फैमिली में हर कोई बड़ा बदमाश है। अतीक अहमद ठिकाना साबरमती जेल था, लाया गया है प्रयागराज। अशरफ भाई के नाम से यह जाना जाता है, ये भाई है अतीक अहमद का और ज्यादातर अपराधों में सहयोगी भी है अतीक अहमद का। ठिकाना बरेली जेल से इसे लाया गया है प्रयागराज। अली अहमद बेटा, ठिकाना नैनी जेल। ये बेटा है अतीक अहमद का और ये नैनी जेल में ही बंद है, अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। उमर अहमद ठिकाना लखनऊ जेल। इसके अलावा आप देखिए और कौन कौन है। शाइस्ता परवीन ये पत्नी है और याचिकाएं डाल रही थी अदालत में, डर जता रही थी कि उसके पति का कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि असली मास्टरमाइंड तो यही है, इसी ने सारी मीटिंग की थी और किस तरह से अंजाम देना है उमेश पाल मर्डर को, ये बताया था अपने गुर्गों को।
ये फिलहाल फरार है। इसके अलावा ये तस्वीर जरा गौर कीजिए, उमेश पाल मर्डर जिसने दहला कर रख दिया प्रयागराज को, एक बार फिर उसमें सीसीटीवी फुटेज से ये तस्वीर सामने आई। ये कौन है? ये असद अहमद है, फरार है, अतीक अहमद का बेटा है। पुलिस अब तक इस तक पहुंच नहीं पाई है। इसके अलावा 2 नाबालिग बेटे हैं अतीक अहमद के, जिनका ठिकाना प्रयागराज का बाल सुधार गृह है। तो ये है पूरी क्राइम कुंडली क्रिमिनल फैमिली की। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी, और यूपी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स का जब जिक्र होता है तो सबसे ऊपर विक्रम जी का नाम लिया जाता है। विक्रम जी, आप किस तरह से देखते हैं, इंसाफ की कितनी उम्मीद आपको नजर आती है? जी, सभी की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इंसाफ जरूर होगा। इंसाफ कितनी देर में आएगा, आज ही आएगा, और कितना आएगा इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे पहली बार ये आभास हो रहा है कि आज इनको न्याय अवश्य मिलेगा। न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि ये मामला अपने अंतराल में लगभग 16 साल बाद अपने अंतिम चरण में पहुंचा है। कम से कम फैसले की घड़ी अब आ गई है, क्योंकि ऐसी चीज विक्रम जी, आप डीजीपी रह चुके हैं और जो वर्तमान डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा इस पूरी कार्रवाई के बाद जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया अतीक अहमद को, तो उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की गाड़ियां नहीं पलटती हैं, सिर्फ अपराधी पलटता है, जिसका मतलब यह है कि अपराधी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। यह कार्रवाई थी और यही ऑपरेशन था जो बहुत चैलेंजिंग था। निसंदेह पुलिस का काम रोज चैलेंजेस के साथ होता है। डॉक्टर डीएस चौहान ने जो वक्तव्य दिया है, मैं उससे 100% सहमत हूं। पुलिस कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसा आक्रामक और उग्र कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने दुस्साहस किया, पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, हथियार छीनने की कोशिश की, तो जो कानून हमें शक्ति साबित देता है, धारा 96 से लेके 104 इंडियन पीनल कोड में अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत बिल्कुल, और प्रयोग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नजीर बनने जा रहा है, इतने बड़े बाहुबली को सलाखों के पीछे अगर भेजा जाता है, एक सजा मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में एक अक्रॉस द यूपी एक मैसेज जाएगा। और देखिए, करीब 12 बजे नैनी जेल से निकलेगा अतीक 12:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अतीक के भाई अशरफ की भी कोर्ट में पेशी होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। शारदा जी, ये जो बात हो रही थी, तो ये सवाल मैं आपसे रखना चाह रहा था कि जो अभी सर कह रहे थे कि इतने लंबे अंतराल बाद ये जजमेंट आ रहा है, ये जो डिले है, क्या इसका भी कोई आप इंपैक्ट देखते हैं? इतना बड़ा अपराधी जो सदन तक चला जाता है, इतने मामले होते हैं और उसमें एक लंबी देरी लग जाती है, पॉलिटिकल विल की कमी आप देखते हैं जो अब शायद नहीं है। आप क्रेडिट देना चाहेंगे क्या योगी सरकार? देखिए, मैं पॉलिटिकल विल की बात नहीं करना चाहूँगा ये, क्योंकि जो भी केस कोर्ट में जाता है उसके बाद कोर्ट के हिसाब से काम चलता है। और अगर लेकिन गवाहों की सुरक्षा, उनको पेश करना, उनको सिक्योर करना, वो पुलिस का काम डराए है, नहीं, वो पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए। अगर उसमें कहीं कमी महसूस होती है तो अवश्य ही पुलिस के ऊपर अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है, उनको लेना चाहिए, जो संज्ञान लेना चाहिए। और ये बड़ा ऑपरेशन था सर, जिसे अंजाम दिया गया, जिसे यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ की तरफ से अंजाम दिया गया। मेरे साथ मुरारी तिवारी जी हैं, पूर्व चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल से। मुरारी जी, मैं चाहूंगी कि आप कटघरे के पास आ जाएं, और इसी कटघरे में हम देख सकते हैं कि अतीक अहमद आरोपी के तौर पर खड़ा हुआ है और 364A लगी है। ये मामूली मामला नहीं है किडनैपिंग का, जो अपहरण केसेस होते हैं। थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि सर्वाधिक सजा क्या है। निधि, इसमें 4-5 सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 364A। ये एक नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। और आज जो घटना हुई है, जो उमेश पाल का मर्डर हुआ है, ये इसका भी इम्पैक्ट आज के जो जजमेंट पर कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो किडनैपिंग का एलिगेशन है वो यही था कि उसकी किडनैपिंग विद इंटेंट टू मर्डर हुआ था। उसको जान से मारने की धमकी के लिए, जान से मारने के लिए उसकी किडनैपिंग हुई थी। उस वक्त भी एफआईआर, जो अभी मीडिया के सोर्सेज से पता लगा कि एफआईआर 1 साल के बाद दर्ज हुई थी, तो इससे पता लगता है प्रेशर का लेवल क्या था। लेकिन जब भी 364A लगता है तो ये एक बहुत हीनियस क्राइम हो जाता है, क्योंकि किडनैपिंग जघन्य अपराध जिसे कहा जाता है, और यही जघन्य अपराध को अंजाम दिया अतीक अहमद ने।